प्यारे बच्चों, आज हम फिर जो है कल मैंने आपको बता रहे थे हम कि रोपण कृषि के बारे में और डेयरी कृषि के बारे में कल हम बता रहे थे। आज पुनः हम फिर से आपको जो है भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में हम बताएंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है और क्या नहीं है। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यह भूमध्य सागरीय कृषि जो है आपके यहाँ की जो वातावरण जलवायु जो है भूमध्य सागरीय कृषि की, वह जो है आपसे बता दें कि बहुआयामी कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है और यह पारस्परिक व्यापारिक दृष्टिकोण से यह कृषि जो है बड़ा ही लाभदायक हुआ है और इसका जो जलवायु पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में यहाँ का जो अनाज जो उगाए जाते हैं, यहाँ जो है फल है, फूल है, अनाज है, उद्यान कृषि है, ये सारी चीज़ें जो है बागान कृषि, ये सब कृषि जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश कह लीजिए, जलवायु प्रदेश कह लीजिए कि इस भाग में उगाया जाता है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु जो है तापांतर, मतलब कि चाहे बागान की कृषि हो या अनाज की कृषि की जाए या फलों की कृषि की जाए, उसके लिए यहाँ जो तापांतर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, वह है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए। इसी तापमान के अंतर्गत जो है आपके भूमध्य सागरीय कृषि जो है आपका विकसित है। और यहाँ वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ जो है 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा है। औसत वार्षिक वर्षा जो है आपकी 50 सेंटीमीटर है। तो यह भूमध्य सागरीय प्रदेश की है। इसमें इस कृषि पद्धतियां में जो है लिया गया है, पद्धतियों को बांटा गया है। अनाज की दृष्टि से कृषि, बागान की दृष्टि से कृषि और पशुपालन और उद्यान कृषि। देखो जो यह अनाज कृषि क्या चीज है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में यहाँ की कृषि में शीत ऋतु में वर्षा होती है और गर्मी के दिनों में शुष्क रहता है। तो जब भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु और बसंत ऋतु में जो है यहाँ पर फल फूल और सब्जियां जो है बेची जाती, खेती की जाती है इसकी। और ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही मेहनत कठिन परिश्रम से, जबकि फलों फूलों के लिए अनाज के लिए वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो श्रम के बल पर मटर, टमाटर, गोभी, आलू इत्यादि की कृषि की जाती। अब हम आए बागान कृषि। बागान कृषि से हमें तात्पर्य है एक रोपण कृषि भी आता है। उसी का बागान कृषि में जो है यहाँ अंगूर, संतरा, सेब, नींबू,
जैतून इत्यादि के पौधों को लगाया जाता है और यहाँ बड़े पैमाने पर जो है बड़े बड़े इसके बागान जो है तैयार किए जाते हैं, जिसको बागान कृषि कहते हैं। तो बागान कृषि को जो है जलवायु को ध्यान में रख करके जो है यह कृषि को किया जाता है। इसके बाद से पशुपालन और उद्यान। पशुपालन और उद्यान कृषि क्या चीज है? ये भी यहाँ की जो जलवायु है पशुपालन और उद्यान की कृषि के लिए अति अनुकूल है और यहाँ पर जो है यह जलवायु उसके लिए अनुकूल है। यहाँ पर नींबू, संतरा और फल खूब पैदा किया जाता है। इसके बाद आता है कि भूमध्य सागरीय कृषि के वे कौन कौन से क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को हम आपको जो है बता दें कि वो कौन कौन से क्षेत्र है। एशिया का भी क्षेत्र आ जाता है और जो है आपके यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका, तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जो है अफ्रीका, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, दक्षिणी पश्चिमी की और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का यह क्षेत्र जो है भूमध्यसागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं और इस भाग में जो है कृषि की जाती। इसके यह क्षेत्र है कि आपके यूरोप के भूमध्यसागरीय तटीय प्रदेश है। यह आपके इस प्रदेश में जो है उगाया जाता है। तो कहने का मेरा आशय यही है कि अफ्रीका का है, एशिया का है और ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिमी केप और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। यहाँ कैलिफोर्निया की घाटी में भी यहाँ पर जो है फलों की कृषि के लिए यह सबसे यह क्षेत्र जो है उपयोगी है। तो यह जो है हम आपको यह बता दिए। उद्यान कृषि से हमें उद्योग से मिलती जुलती है, उद्योग धंधों से। तो उद्योग धंधों की दृष्टि से मान लो ट्रक कृषि है ना, ट्रक कृषि से मिलता जुलता यह शब्द है। जिस तरह से ट्रक कृषि जो है उद्यान कृषि और ट्रक कृषि से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सब्जी और फलों के स्थान पर केवल फल और फूल ही उगाए जाते हैं। फलों और फूलों को नगरों में काफ़ी मांग रहती है, इसलिए इसको बाजार कृषि या उद्यान कृषि। तो कहने का आशय मेरा यही है कि अब जो है आपको एक चीज़ हम और बता दें कि खनन कृषि के बारे में क्या चीज़ है, खनन क्या है, और उस खनन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि खनन क्या है। खनन कृषि, खनन का पहले बता दे रहे हैं। खनन देखो बच्चों,
खनन जो है वैसे तो भूप्रपट्टी से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों के निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। भूप्रपट्टी से मूल्यवान धात्विक और धात्विक खनिजों के निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। वैसे तो खनन का अर्थ और भी विस्तृत है, जैसे बालू हटाने से लेकर के सुरंगों की खुदाई, चट्टानों की खुदाई से लेकर के बारूद को तोड़ने से लेकर के ये सब क्या है, यह खनन के अंतर्गत ही आता है। तो आप खनन के बारे में जान गए कि भूगर्भ से खनिज पदार्थों को प्राप्त किए गए उस स्थान को हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए गए उस कार्य को हम खनन कहते हैं। ये भी है खदान, जहाँ से खुदाई की जाती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, खदान कहते हैं, खान कहते हैं। तो आइए अब हम आपको जो है खनन के बारे में बताने के बाद से हम खनन की विधियां को हम बता दें। खनन तो एक धरातलीय खनन होता है और एक भूमिगत खनन होता है। खनन के दो भाग हो जाते हैं। खनन के दो भाग, खनन के दो भाग, वह दो भाग होता है। पहला है आपका धरातलीय खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विस्तृत खनन भी कहते हैं। धरातलीय खनन को विस्तृत खनन भी कहा जाता है। इस विधि में धरातल की मिट्टी, चट्टानों इत्यादि को हटा करके खनिजों की परतों को खोदा काटा जाता है। ऐसे क्रिया को हम जो है धरातलीय खनन कहते हैं। अब भूमिगत खनन क्या है? भूमिगत खनन वह खनन है जो कूप की भूगर्भ के अंदर, कूप की खनन भी कहा जाता है। इसको भूमिगत खनन को भूमिगत खनन को कूपकी क्या कहता है? कूपकी खनन, कूपकी खनन भी कहा जाता है। जब आयत धरातल के नीचे गहराई में होता है तब इस विधि का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। भूमिगत खनन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक के लिए फैली हुई होती है। इसे जो हटा कर खनिज निकाला जाता है। इसको हम कहते हैं सुरंगें बनाई जाती है भूगर्भ में, और सुरंगों को बना करके तब भूगर्भ में अंदर प्रवेश किया जाता है और वहाँ से जो है वह खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। तो
खनन को प्रभावित करने वाले कारक को हम बता दें कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक खनन को खनन को प्रभावित करने वाले कारक जो होता है वह जो है आपको हम बता दें कि एक तो भौतिक कारक होता है और दूसरा आर्थिक कारक होता है। तो भौतिक कारक और आर्थिक कारक ये दो कारक होते हैं। भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक। भौतिक कारक में खनिज निक्षेपों की मात्रा, गहराई, धरातल के नीचे कितनी गहराई पर है, क्योंकि अधिक गहराई से खनिज निकालने का खर्च जो है बढ़ जाता है। खनिज निक्षेपों की गुणवत्ता, अयस्कों की धातु की मात्रा के प्रतिशत भी यह खनिजों की स्थिति पर निर्भर करता है। खनिजों की स्थिति कैसी है, कैसे नहीं है, कहाँ खनिज पे कितना भंडार पाया जाता है और कैसे नहीं पाया जाता है, इस तरह के यह गहराई पर ये सब डिपेंड करता है। आर्थिक कारक, पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि होनी चाहिए। अगर वहाँ पर्याप्त मात्रा में सुलभ और सस्ते श्रमिक नहीं है तो हम जो है खनन क्रिया नहीं कर पाएंगे। पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर पूंजी नहीं है तभी हम उद्योग और खनन कार्य नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त के लिए अनुकूल वातावरण, जलवायु नहीं है तभी हम उसका नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो परिवहन का साधन भी नहीं है तभी हम वहाँ पर खनन कार्य नहीं कर पाएंगे। और खनिजों का स्थानीयकरण और विदेशों से मांग होना चाहिए। भौतिक कारक में खनिजों की स्थिति होनी चाहिए, निक्षेपों की गुणवत्ता में कितना परतें हैं, गहराई कितनी है, ये सब आंकड़ों के प्रभावित करने वाले कारक है। इस स्थिति में हम रह करके ही तभी हम कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जलवायु होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो है परिस्थितियां अगर आपके पास है, कामयाब है तो आप खनन कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही बता करके हम इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। फिर अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे द्वितीयक जो है क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहाँ से और द्वितीयक क्रियाएं